एक ऑनलाइन क्वेरी आ रही है कि पार्ट 3 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10 देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है टोटल इनकम विष्णु की 1 करोड़ 1 लाख हो तो कितना टैक्स होगा। इसमें शायद डाउट नहीं है आपको। थर्ड पार्ट में डाउट कह रहे हैं ये 108 में। सेकंड पार्ट हो गया इसका, फर्स्ट और सेकंड 1 करोड़ 2 लाख वाला। चलो थर्ड पार्ट में कह रहे हैं विष्णु की जो इनकम है वो इनकम 1 करोड़ 8 लाख है। यही कह रहे हैं ना 108। इस पे टैक्स बनाओ विष्णु के लिए। क्या है एज, क्या है विष्णु की लिखी है कहीं? नहीं लिखी। तो चलो इस पे टैक्स बनाओ ऑन 108 लाख। कितना टैक्स बनेगा इस पे बनाओ। पहले तो 10 लाख पे क्या हो जाएगा 112,500 हो जाएगा। 250 एग्जाम, नेक्स्ट 250 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, तो 112,500 हो गया। नेक्स्ट वाले जो 98 लाख बचे उस पे 30% कितना हो जाएगा करना। कितना 29,40,000। तो जोड़ लो ये कितना टैक्स हो गया आपका। टैक्स कितने रुपए का हो गया 30,52,500। अब इस पे सरचार्ज कितना लगेगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर गई। 30,52,500 का 15% सरचार्ज लगेगा। 30,52,500 का 15%, 457,875 कितना हो गया टैक्स 30,52,500। ये बन गया 35,10,300। एजुकेशन से सबसे लास्ट में लगता है। पहले आप ये देख लो कि कोई मार्जिनल रिलीफ का स्कोप है या नहीं। स्कोप है तो मार्जिनल रिलीफ दोगे, नहीं तो नहीं। उसके लिए मार्जिनल रिलीफ का क्या कंसेप्ट था वो मैंने बताया था। टैक्स बाय नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट ऑन 108 लाख कितना बनता है वो बनता है 35,10,375। या फिर कितना टैक्स ऑन 1 करोड़ यानी 100 लाख प्लस पूरा 108 माइनस 100 लाख पूरा मांग रहे हैं वो। 1 करोड़ होता तो कितना टैक्स बनता। 1 करोड़ पे टैक्स बनाना कितना बनता बना लो ना, इधर बना देता हूं। टैक्स ऑन 1 करोड़ बनाओ कितना टैक्स बनता 1 करोड़ पे। 1,12,501 प्लस 90 लाख का 30% 27 कितना बनता 28। सरचार्ज कितना लगता है ये भूल जाते हैं स्टूडेंट। 28,12,500 पे 10% सरचार्ज तो भी लगता। 50 लाख से ज्यादा इनकम पे 281,250। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना लगता 100 लाख रुपए पे टैक्स। अगर 100 लाख इनकम होती तो कितना टैक्स होता 30 इतना होता। 1 करोड़ पूरी इनकम होती तो टैक्स कितना होता वही 250 एग्जाम, नेक्स्ट 250 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, तो 10 लाख रुपए पे कितना 112,500। ऊपर के 90 लाख पे 30% 27 लाख, सब मिला के 28,12,500 का टैक्स होता। तो प्लस सरचार्ज कितना 10%, तो वो ऐड करता इसका 10% सरचार्ज, तो कितना टैक्स 30,93,000। तो आपको कह रहा है आप क्या दे दो 30,93,750 दे दो प्लस ऊपर के 8 लाख ये दे दो। तो कितना टैक्स दे दो 38,93,750। आपको जो अच्छा लगे। तो आपको अच्छा क्या है जो नॉर्मल बन रहा है। मार्जिनल रिलीफ का कोई स्कोप है नहीं क्योंकि आपका नॉर्मल टैक्स ही क्या बन रहा है कम। अगर ये वाला टैक्स ज्यादा है तो ये थोड़ी देंगे हम। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ मार्जिनल रिलीफ, कोई नहीं। तो आपका टैक्स 35,10,375। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ो 4%। टैक्स बनाओ कितना बनेगा 36,790। लास्ट में ₹10 बनाने के लिए 0 आता है। अगर कभी ना बने तो 5, 6, 7, 8, 9 हो तो नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 10 में राउंड कर दो। 1, 2, 3, 4 हो छोड़ देते हैं। पहली राउंड में है तो बढ़िया है। समझाइए टैक्स कैसे बना।
बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें? तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है, और भी थोड़ा नहीं है चांस कोई। क्लियर? जबकि इसी में 1 करोड़ 2 लाख होता तो चांस थे। फटाफट करना है 1 मिनट में, इसी का सेकंड पार्ट। ये लो 1 करोड़ 2 लाख पे टैक्स लगाना, यहां पे कितना हो जाएगा 92 लाख। 1 करोड़ 2 लाख पे ये कितना हो जाएगा 92 लाख का 30%, ये 27,60,000। 27,60 ये और 1,12,500 ये कितना हो गया? पहले तो यहां देखो 1 करोड़ 2 लाख पे टैक्स लगाया 28,72, तो ये 28,72,500 का 15% जोड़ो, कितना बनता है? 430। तो ये अपन ने और जोड़ दिया 430, कितना हो गया ये? 31 लाख 33 लाख। अब इस पे मार्जिनल रिलीफ का स्कोप है कि नहीं, अब इसमें चेक करते हैं मार्जिनल रिलीफ का स्कोप बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक करना। टैक्स ऑन 102 लाख जो बनता है बना लो, कितना बनता है 102 पे? 33,03,375 ये बनता है। या फिर आप 1 करोड़ पे जो टैक्स है वो दे दो और 1 करोड़ से ऊपर वाली सारी इनकम दे दो। तो 1 करोड़ पे टैक्स बनाना पड़ेगा आपको, कितना बनता है? 1 करोड़ पे टैक्स कितना बनता है? 30,93,750। 102 लाख रुपए पे बनाने के लिए पहले 1 करोड़ पे बनाओ, ऊपर के 2 लाख रुपए पूरे मांगती है सरकार, यानी 32। अब आप क्या देना चाहेंगे? ये कम है, आप 3293 समथिंग दे दो, बाकी आपको बख्शे, आप इतने पैसे दे दो। सरकार कह रही है 3293,750, बाकी तुम्हें छोड़े मार्जिनल रिलीफ 33,03,375 में से 32,93,750 दे दो। 9,025 इतने पैसे सरकार ने आपको माफ कर दिए, ये दे दो, प्लस इसका क्या दे दो? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना टैक्स बनेगा? हाँ टोटल कर दो, टोटल ये मार्जिनल रिलीफ होती है, जो कम है वो दे देना। 9625 छोड़ने को कह रहा है, छोड़ दो। समझ आया मार्जिनल रिलीफ कैसे निकली? ये 2 ऑप्शन माइंड में रखने हैं, जो नॉर्मल बनता है या तो वो दे दो, या फिर जो मार्जिन पे हो, जैसे 50 लाख के पास हो तो 50 लाख वाला टैक्स, उससे ऊपर वाला टैक्स, या 1 करोड़ के नजदीक हो तो 1 करोड़ वाला टैक्स और उससे ऊपर वाले सारी इनकम, जो कम है वो ऑप्शन ऑप्ट कर लो, बस। क्लियर है? और बोलो कौन सा क्वेश्चन हुआ ना? हाँ पहले सारा फाइनल कर लो, एंड में जो टैक्स बनेगा ना फाइनल, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उस पे लगता है, यानी सरचार्ज के बाद ये शुरू हो जाता है मार्जिनल रिलीफ का काम। एजुकेशन सेस तो बाद में, पहले कर लो मार्जिनल रिलीफ मिलती है कि नहीं, मिली तो काट दी, नहीं मिली तो ना सही, फिर एंड में एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इफ देयर इज टैक्स तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल ऑलवेज बी चार्ज्ड। टैक्स ही नहीं तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी नहीं। बोलो कोई डाउट? समझ आइए? अगर किसी की इनकम 40 लाख है, 30 लाख है, उसमें तो मार्जिनल रिलीफ का तो कोई जरूरत ही नहीं, ये तो उनके काम आती है जो 50 लाख से मामूली ऊपर गए, सरचार्ज की वजह से टैक्स बहुत ऊपर चला गया, या 1 करोड़ से ऊपर गए मामूली, सरचार्ज 15, 1 करोड़ होते तो 10% लगता, तो बहुत फर्क पड़ रहा है, उन लोगों के काम आती है ये मार्जिनल रिलीफ। जो क्वेश्चन मैंने कहे थे उनमें डाउट बोलो, मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड या इंडिविजुअल एचयूएफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अभी मैंने एक ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव, उसके लिए डिडक्शन भी जान लेने की जरूरत होगी, फिर वो मैं ऑप्शन भी बताऊंगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलो ये प्रैक्टिस है, करके देखने पड़ेंगे आपको, ये मार्जिनल रिलीफ कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो 1-2 क्वेश्चन कर लोगे इसके इस तरह से कैलकुलेशन तो हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम तो बना ही रखा है सारा इतना टैक्स। एक डायरेक्ट टैक्स कोड की सरकार ने कुछ साल पहले बात की थी, DTC डायरेक्ट टैक्स कोड,
उसमें भी ऐसा था कि सब कुछ सिंपल कर देंगे और इनकम टैक्स इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। डे बाय डे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। टैक्स इस तरीके से लगाएं कि दूसरे अल्टरनेटिव से लगाएं, कंपनी पे ये रूल है और बाकी लोगों पे ये रूल है, सरचार्ज के रूल अलग, रिबेट का हिसाब किताब, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इजी नहीं, सोचा था सरकार ने कि इजी कर देंगे। चलो स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे आना, वेरी फर्स्ट पेज। इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी वो सीबीडीटी के पास है। वैसे दो बोर्ड होते हैं, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये तो जीएसटी इसके अंडर आता है, जीएसटी का सारा ये देखते हैं। और इनकम टैक्स का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दो बोर्ड है, ये दोनों बोर्ड है ना जो सीबीडीटी, ये किसके अंडर है? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके मालिक हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है सीबीडीटी भी और सीबीआईसी। तो जीएसटी कस्टम के रूल कौन बनाता है? सीबीआईसी। और इनकम टैक्स के रूल कौन बनाता है? बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वैसे इन दोनों के ऊपर कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंडर ये दोनों बोर्ड काम करते हैं। तो आप समझ लो फाइनेंस मिनिस्टर कितना पावरफुल होता है, उसके अंडर ही सारे ये टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स गवर्न होते हैं, रूल वो बनाते हैं। क्लियर? बोलो कोई डाउट? चलो, तो अथॉरिटी की बात तो ये रही। और टाइम टू टाइम सर्कुलर क्यों आते हैं? कोई कंफ्यूजन हो किसी मीनिंग में तो सरकार सर्कुलर इशू करती है। नोटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है कोई डेट दे देना कि ये वाला रूल इस डेट से एप्लीकेबल होगा, दैट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब कोई रूल कब से एनफोर्स होगा, सरकार एक डेट दे देती है, दैट्स कॉल्ड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आ गई। और सर्कुलर का मतलब होता है इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनी टर्म्स, एनी प्रोविजन इन द मार्केट, तो सीबीडीटी क्या इशू कर देता है? सर्कुलर। कोई मीनिंग नहीं समझ आ रहा किसी को तो उसमें क्लैरिफिकेशन इशू करता है। चलो, तो इनकम टैक्स एक्ट 61 में बना इनकम टैक्स रूल्स चाहिए। हर साल बजट बनता है, आपको स्टार्टिंग में बताया था। कौन बनाता है बजट? कौन पेश करता है पार्लियामेंट में? फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसमें टैक्स की रेट्स होती हैं। ये मैंने आपको बताया था, हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। ये कैसे कंप्यूट होगी? कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, वो बताएगा कौन सी एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है, गिफ्ट एग्जम्प्ट है कि नहीं है, ये कौन बताएगा? इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स की रेट फाइनेंस एक्ट, यानी एनुअल फाइनेंस, हर साल, यानी बजट। जो बजट आता है ना सरकार का, उसमें हर साल टैक्स की रेट क्या कर देती है सरकार? कुछ ना कुछ चेंज। अभी पिछले 2 साल से कोई खास चेंज नहीं किया। इस बार जो बजट आया अगले साल के स्टूडेंट्स के काम आएगा, वो नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम में वो आना है जो लास्ट बजट बना था, तो वो कोई अमेंडमेंट नहीं, सेम टैक्स की रेट से चल रहा है। चलो, तो मान लो एक आदमी की इनकम 8 लाख आ गई। वो 8 लाख कैसे आई? कौन से रूल फॉलो किए अपने? इनकम टैक्स एक्ट के। अब उस पर टैक्स कितने % लगे, ये कहां से पता लगेगा? हमें बजट यानी फाइनेंस एक्ट हर साल का बताता है किस इनकम पे कितने % टैक्स है, इसके बाद इतने % टैक्स है। आप करते हैं ना 5%, 20, ये कौन बताता है? फाइनेंस एक्ट बताता है, वो चाहिए। 298 सेक्शन के साथ है। इनकम टैक्स एक्ट में कौन सी इनकम टैक्सेबल एग्जाम ना फॉलो करने पे इनकम टैक्स में क्या पेनल्टी लगेंगी, ऑफिसर परेशान कर रहा है तो उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, वो सारा है। चलो, एक ना नॉलेज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना था? 26 जनवरी 1950 में। उसमें ना 3 लिस्ट की बात की गई है। लिस्ट 1, जिसे आप यूनियन लिस्ट भी कह सकते हो। लिस्ट 2, उसे आप स्टेट लिस्ट भी कह सकते हो। लिस्ट 3,
जिसे आप कॉन्करेंट लिस्ट भी कह सकते हो। जितने भी मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं वो इसमें कवर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है। इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 है इस लिस्ट में, जहां इनकम टैक्स की डिटेल मिलती है। 92C जीएसटी पढ़ोगे तो उसकी डिटेल मिलती है। जो स्टेट के मैटर हैं, जैसे कि एजुकेशन के रिगार्डिंग रूल बनाना है तो कौन बनाएगी? स्टेट। हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग रूल बनाना है तो कौन बनाएगी? स्टेट। तो वो सारे मैटर, उनके रूल्स, जो भी स्टेट के टैक्स हैं वो भी किसके अंडर आते हैं? लिस्ट। म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगा रही है, म्युनिसिपैलिटी हाउस टैक्स, ये किसके अंडर है? हरियाणा सरकार के अंडर है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी मैटर कवर करना है वो लिस्ट 2 के अंदर कवर है। और ऐसे मैटर जिसपे दोनों मिलकर रूल बना सकते हैं, वो सारे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर रूल बना सकते हैं, वो सारे मैटर किसमें? लिस्ट 3 कॉन्करेंट नाम से क्लियर है। तो इनकम टैक्स, जीएसटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, इन पे सारे रूल कौन बनाती है? सेंट्रल। हरियाणा सरकार को कोई मतलब नहीं कि इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए घट जाए। डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं वो किसके डिपार्टमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सारा टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि वो स्टेट को बांटता भी इनकम टैक्स का पैसा अपने रूल्स के हिसाब से, पर फिलहाल नॉलेज के लिए कौन सी लिस्ट में कवर है? यूनियन लिस्ट, यानी सेंट्रल लिस्ट। ठीक है। स्कीम ऑफ टैक्सेशन है नीचे टॉपिक। हर वो आदमी जिसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गई तो वो आदमी टैक्स देने के लिए लायबल है। अब ये लिमिट कितनी है वो बताया, 250। अगर मैं बात करूं राम, जिसकी एज है 43 ईयर, उसकी इनकम 2,50,000 को क्रॉस कर गई, देन ही इज लायबल टू पे टैक्स। वो टैक्स देने के लिए जनरली लायबल है। वो बात अलग है कि रिबेट है और इस तरह की चीजों से बच भी सकता है, पर जनरली जिसकी इनकम लिमिट को क्रॉस कर गई तो ही इज लायबल टू पे टैक्स। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म पे 30% फ्लैट टैक्स है, कोई 250 एग्जम्प्ट नहीं। एक इंडिविजुअल एचएफ को तो कितना एग्जम्प्ट हो जाता है? फर्स्ट 250, उसके बाद 5%, उसके बाद 20%, उसके बाद 30%। जबकि क्या फर्म कमाएगी, कंपनी कमाएगी, सीधा ही टैक्स है। कंपनी पे भी कितना? 30। पार्टनरशिप फर्म 100 रुपये भी कमाए ना, 30 रुपये का टैक्स है, प्लस उसके ऊपर सरचार्ज एजुकेशन, वो भी देखेंगे। बहुत ज्यादा टैक्स है ना। तो लगता है, मान लो आप 3 लोग अलग अलग कमाते, 1 2 3, 250 250 250, टैक्स क्या होता तुम तीनों का? 0 होता। लेकिन अगर मिलके अगर आपने 7.5 लाख कमा लिए ना, तो 30% टैक्स कितना हो जाएगा? 2 लाख समथिंग हो जाएगा। बहुत ज्यादा टैक्स है। तो आपको ये देख के ऐसा लग रहा होगा कि सर कोई पार्टनरशिप तो करेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप पे टैक्स ही बहुत ज्यादा है, 30%। प्रोप्राइटरशिप बढ़िया है, ऐसा है। जो प्रोप्राइटर होता है ना, प्रोप्राइटर का जो P&L बनाओगे, वो खुद की सैलरी इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। ओन सैलरी, अपनी बिल्डिंग का रेंट, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। P&L में लिख ही नहीं सकता। इनकम टैक्स में रूल है, पढ़ेंगे आगे। अलाउड ही नहीं। मैं इस बिल्डिंग का रेंट, मेरे नाम बिल्डिंग है, रेंट P&L में डाल दूं कि किराए पे होती तो रेंट लगता? नहीं लिख सकता, अलाउड नहीं। इनकम टैक्स कहता लगता तो तू लिख लेता। अब तेरा लग नहीं रहा ना, इंटरेस्ट लग नहीं रहा, खुद का इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम से नहीं लिखना, खुद की सैलरी नहीं लिखनी, खुद का रेंट बिल्डिंग का नहीं लिखना। दैट्स वाई प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। नेचुरल है, ये चीजें लिख नहीं पाओगे तो प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा। पर 250 माफ भी तो है, उसके बाद 5%, फिर 20%, ऐसे है। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है ना, मान लो ए बी ने मिलके पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप को क्या है? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू बी डेबिटेड इन फर्म्स P&L। फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनरशिप जब क्या कर देगी? सैलरी लिख लेगी पार्टनर की, इंटरेस्ट लिख लेगी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बहुत
नीचे आ जाएगा, जिस वजह से टैक्स क्या है, बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे जी हम तो कुछ भी लिख लेंगे, ज्यादा लिख लेंगे ताकि प्रॉफिट आए ना, ऐसा है, लिमिट है, पढ़ेंगे अपन। इंटरेस्ट की तो बता देता हूं, 12% की लिमिट है। आप पार्टनर बन गए, आपने 5 लाख लगाया, इन्होंने 10 लाख लगाया, इन्होंने 10 लाख लगाया, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिख पाएंगे, P&L में लिख लो 12%, 60,000, 10 लाख का 12%, ऐसे। पार्टनरशिप को अलाउड है। प्रोप्राइटर लिख सकता है नहीं, तो उस वजह से प्रॉफिट क्या आएंगे प्रोप्राइटर के, ज्यादा, पर टैक्स क्या है, कम, स्लैब रेट से है। और पार्टनरशिप में लिख सकते हैं इंटरेस्ट, यस, सैलरी, यस, कितनी, वो तो एक सेक्शन है, बताएंगे, 40B लिमिट बताता है। यानी पार्टनरशिप ये चीजें लिख के प्रॉफिट को नीचे ले आती है, पर टैक्स क्या है, बहुत ज्यादा, ये रूल है। रेंट भी लिख सकते हैं मार्केट के हिसाब से जो जायज है, पार्टनरशिप लिख सकती है। मान लो ये बिल्डिंग पार्टनरशिप में होती, तो मान लो इसका रेंट लिखना होता तो पार्टनर लिख लेते कितना, जो मार्केट के हिसाब से रीजनेबल है। ये तो एक चैप्टर है पूरा, पढ़ेंगे उसको। तो मैंने फर्क बताया कि फिर पार्टनरशिप करने का क्या फायदा सर, टैक्स ही ज्यादा लगता है, ये फायदा है। वो खर्चे डाल देते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है, टैक्स लग भी जाए ज्यादा नहीं बनता। प्रोप्राइटर ये चीजें लिख नहीं पाता, जिस वजह से प्रोप्राइटर के प्रॉफिट क्या आते हैं, ज्यादा, पर टैक्स क्या है, कम है, बैलेंस बन जाता है, ये चीज है। चलो, तो स्कीम ऑफ टैक्सेशन, यानी पार्टनरशिप तो थोड़ा भी कमाएगी तो भी टैक्स है, लेकिन प्रोप्राइटर को, इंडिविजुअल एचयूएफ को एक लिमिट से ज्यादा कमाएंगे तो टैक्स है, वरना एग्जम्प्ट है। क्लियर? तो पेज 1 ऑफ द नोट्स, इसमें स्कीम ऑफ टैक्सेशन से एक तरह से शुरू है, वो तो हिस्ट्री सारी लिखी गई थी, मेन यहां से शुरू है। टैक्सेबल इनकम लिमिट से ज्यादा होगी तो टैक्स लगेगा। बाकी टैक्स लगाने के लिए ना आप पढ़ेंगे बंदा रहता कहां है। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो ना, अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं इंडिया में रेजिडेंट है, आप भी इंडिया में रेजिडेंट होंगे, ठीक। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपकी ड्यूटी है कि इंडिया में क्या दो, टैक्स, ड्यूटी है। हम यहां आखिर तो घूम फिर के, जैसे एक आदमी अपने घर में ही आता है, एक आदमी के पास कितना मर्जी पैसा हो, ये थोड़ी अपने पास तो बहुत पैसे, घर जाके क्या करना है, शाम को तो छोटा हो बड़ा घर अपने ही आता है, ऐसे ही होता है। ये तो नहीं कि भाई कहीं बाहर ही रुक जाएगा। ऐसे इंडिया का बंदा है, घूम फिर के कहीं भी जाएगा, शो करने जाते हैं अपने सेलिब्रिटी, अल्टीमेटली तो अपने वापस इंडिया में आते हैं। तो आपकी ड्यूटी है कि आप कहीं भी पैसा कमाओ, टैक्स कहां दो, इंडिया में। शाहरुख खान गया मान लो यूके में, स्टेज शो करता है, 2 करोड़ रुपए चार्जेस हैं, 2-3 दिन बाद इंडिया आ जाता है वापस, तो इंडिया इनकम टैक्स कहता है भाई तू वर्ल्ड में जो भी पैसा कमा रहा है ना, उस पर टैक्स लगेगा इंडिया में। क्या सर मैंने वो तो यूके में कमाया, तो इनकम टैक्स कहता है रह भी वहीं जा, फिर आता क्यों है, यहां आएगा तो टैक्स यहां देना पड़ेगा। क्या सर यहां कमा रहा हूं उस पर भी टैक्स, वहां कमा रहा हूं उस पर भी टैक्स, बिल्कुल दोनों पे टैक्स, ग्लोबल इनकम पे टैक्स, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स, क्योंकि तू रहता कहां है, इंडिया में। क्लियर? लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, आप रेजिडेंट नहीं हो, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर इंडिया में बसे हुए नहीं हो, तो उसके इस पे तो कौन सी इनकम टैक्सेबल है, ग्लोबल इनकम। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। भाई तुझे पूरे वर्ल्ड की इनकम पे, ग्लोबल इनकम पे टैक्स इंडिया में देना है। इंडिया में कमा चाहे फॉरेन में कमा, टैक्स तेरे को देना पड़ेगा। क्लियर? अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर मान लो शाहरुख खान वहां 2 करोड़ कमाए, बताई ना, बताई 50 लाख दे, तो वो ठीक है, ऐसा तो होता ही है। क्या करेगा फिर, वो ला नहीं पाएगा, यहाँ ला कितने पाएगा, यहाँ 50 लाख। कल को 2 करोड़ ला नहीं सकेगा, वहीं रखने पड़ेंगे उसे 2 नंबर में। इस तरह का सिस्टम मुश्किल हो जाएगा, कहने का मतलब। तो चलो, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो इंडिया में, यानी इंडिया में बसे हुए नहीं हो लेकिन इंडिया में कमाते हो, तो टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी, टैक्सेबल इनकम का मतलब इनकम अर्न्ड और रिसीव्ड इन इंडिया। कोई इनकम हमारे देश में कमाई क्यों, मिली क्यों, टैक्स देना पड़ेगा। एग्जांपल लेना, वो वीवर क्या है, वो जो एक आया नहीं था एक परफॉर्मेंस देने इंडिया में, जस्टिन वीवर था, क्या आया था ना इंडिया, वो इंडिया आया शो करने,
मैं देखा नहीं उसका शो, मैंने तो नाम ही सुना है, बड़ा फेमस है ना वो। इंडिया में शो करने आया, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, 4 दिन रुका, यहाँ पे आते ना फॉरनर, 4 दिन में उसने शो किया और उसका रेम्यूनरेशन है 10 करोड़ रुपए। भारत सरकार के ये रुक जा, 10 करोड़ रुपए टैक्स कौन देगा? वो कहते हैं भाई साहब मैं तो आपका मेहमान हूँ, 4 दिन के लिए आया हूँ। तो भैया मेहमान है, 10 करोड़ भी लेके जा रहा है तुम्हारे यहाँ से, टैक्स दे के जाने देंगे? कहता जी कमाल हो गया। कहता जी उधर वाले भी कहेंगे तू हमारा बंदा है, टैक्स दे, वो तो कहेंगे यानी दो बार टैक्स। समझो बात, शाहरुख खान वाली बात समझो। देश कहता है कि तू कहीं भी कमा, तू हमारा बंदा है, टैक्स तुझे हमारे देश में देना पड़ेगा। दूसरा रूल, हमारा बंदा नहीं है तो टैक्स कब देना पड़ेगा? हमारी धरती पे कमाया क्यों तो टैक्स देना पड़ेगा। सही है ना? शाहरुख खान किसी और धरती पे कमा रहा है, इंडिया वाले कहते हैं टैक्स देना पड़ेगा, तू हमारा बंदा है। और उधर वाले कहते हैं हमारा नहीं है तो क्या हुआ, कमा तो हमारी धरती पे रहा है, कमा तो यूके में रहा है, यहां टैक्स दे। कहता मैं तो समाज सेवा में ही निकल गया बस सारा, इधर टैक्स उधर टैक्स, बचा क्या? इसीलिए बड़ी मुश्किल है सरकार को। आपस में कंट्रीज ने ना एक डीटीआर कर रखी है, डीटीआर, डबल टैक्सेशन रिलीफ, डीटीआर समझौता कर रखा है। कैसे? तो भैया लोग एक दूसरे देश में आके काम करना ही छोड़ देंगे, काम का फायदा ही नहीं बचेगा, 2 जगह टैक्स देके। तो आपस में कुछ कंट्रीज ने एक ट्रीटी कर रखी, एक समझौता कर रखा है। कैसा है कि आपका बंदा यानी यूके में जाए तो यूके वाले टैक्स लगा देंगे, इंडिया सरकार छोड़ देगी, ठीक है। और ऐसे यूके का आदमी इंडिया आए तो इंडिया सरकार टैक्स लगा देगी, यूके वाले उसे छोड़ देंगे। ऐसी आपस में एक ट्रीटी हुई है, समझौता हुआ है। जैसे क्रिमिनल का समझौता है कुछ कंट्रीज के साथ, एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि आपका क्रिमिनल हमारे कंट्री में आ गया तो हम पकड़ के दे देंगे, हमारे वाला आपके कंट्री में आ गया तो आप पकड़ के देना। हमने कभी सुना है पकड़ के किसी का क्रिमिनल दिया हो? इंडिया में आके छिपते ही नहीं लोग, हमारे वाले पकड़े जाते हैं। देखो हमारे वाले कहाँ रहते हैं, वो कौन था, अबू सलेम नाम का वो था गैंगस्टर, वो पकड़ा था किसी कंट्री से। अभी नीरव मोदी बैठा है वहाँ आराम से घूम रहा है, ट्रायल चल रहा है उस पर। एक और ललित मोदी है वहाँ पे, एक और भी था ना वो विजय माल्या, ये सारे फॉरेन में घूम रहे हैं। तो सरकार कह रही वापस दो, ये हमारे बंदे हैं, क्रिमिनल हैं, इन पे केस चलाना है, तो देखो आ जाए शायद वो इंडिया में। ऐसे होता है, तो समझौता होता है। और ये ना कई लोग तो ऐसे कंट्री में जाके छिप जाते हैं जिनसे हमारा ऐसा अग्रीमेंट ही ना हो, जैसे दुबई में जाके बैठ जाते हैं अरबियन कंट्री, उनसे हमारा इस तरह का अग्रीमेंट नहीं है कि आपके बदमाश हम वापस करेंगे ना, बैठे रहो वहाँ जाके एंजॉय करते हैं वहाँ पे, ऐसा सिस्टम चलता है। चलो वो तो एक अलग लॉ की बात होगी। तो टैक्स का भी ये समझौता सब कंट्री के साथ नहीं, जिनके साथ है एक तरफ का टैक्स माफ हो जाएगा, जिनके साथ ये अग्रीमेंट नहीं दोनों तरफ का टैक्स लगेगा। चलो यहां तो कुछ दिन इंडिया कुछ फॉरेन छोड़ो, यहां तो हाल ये भी है, एक दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई कि वो सुबह का नाश्ता इंडिया में और दोपहर का खाना रात का खाना बांग्लादेश में खाते हैं। ये हेडलाइन थी न्यूज़पेपर की। तो मैंने पढ़ा बड़े हैरानी से भी ये क्या चक्कर है, तो पता लगा बांग्लादेश के बॉर्डर पे सिक्योरिटी है नहीं इतनी, और आपको पता गरीब देश है, काम धंधे वहां है नहीं बिल्कुल बांग्लादेश में। तो वो क्या करते हैं, बांग्लादेशी सुबह सुबह रात के अंधेरे में जंगल क्रॉस करके ना, बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आके कोलकाता साइड इस साइड आके यहाँ रिक्शा खड़ी होती है उनकी, चाय वाय पी, नाश्ता किया, रिक्शा चलाते हैं दिन भर, पैसा कमाया, रात को रिक्शा पार्क की, जहाँ खड़ी करते हैं जंगल के रास्ते, फिर जाके अपने बांग्लादेश में सो गए। रात बांग्लादेश में, दिन इंडिया में। तो लगाओ टैक्स कौन से देश में है वो? लीगली तो इंडिया में है ही नहीं, लीगली इंडिया में नहीं, क्योंकि वो लीगली तो आए ही नहीं ना, कोई उन्होंने कोई वीजा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, बॉर्डर टप के आ जाते हैं। तो उनका स्टेटस तो बांग्लादेशी ही है बाय रिकॉर्ड, तो पकड़े नहीं जा सकते वो। पर चलो सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 जगह टैक्स भी लग सकता है, ठीक है। तो स्कीम ऑफ टैक्सेशन यही कहता है कि आपने इनकम कहां कमाई, कहां के आप रेजिडेंट स्टेटस रखते हो, इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है कि आप पे टैक्स इंडिया में लगेगा कि नहीं लगेगा। नेक्स्ट, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 4 बेसिक प्रिंसिपल, सेक्शन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स या चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? एनुअल, पहले से ही बताया। ऐसे नहीं लगता इनकम टैक्स मंथली, या साल की इनकम बताओ कितनी है उस पे टैक्स बनेगा। क्लियर? एनुअल टैक्स है। सेकंड, इनकम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और टैक्स किस साल देने हैं? असेसमेंट ईयर। जनरली प्रीवियस ईयर वर्ड क्या? अब प्रीवियस ईयर, और एक वर्ड है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर शॉर्ट में पीवाई, इन विच यू अर्न इनकम, जिसमें आप पैसा कमाओगे वो साल कौन सा साल है? प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर, इन विच you have to pay tax, आप टैक्स दोगे वो कौन सा साल होगा? असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2 क्लोज 9 और सेक्शन 3(1) इसके सेक्शन है। चलो फिलहाल प्रीवियस ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे सिलेबस में प्रीवियस ईयर 21, 22 है और असेसमेंट ईयर 22, 23 है। इसका मतलब 12 मंथ्स का वो पीरियड इन विच यू हैव टू अर्न इनकम, और जिस साल आपको टैक्स देना है वो क्या है? असेसमेंट ईयर। जैसे अगर मैं इस साल की बात करूं 1 अप्रैल 2021 टू मार्च 22, इस 12 मंथ्स में कमाओ आप। अभी ये साल चल रहा है, देखो खत्म होने वाला है 31 मार्च को। कमाते रहो आराम से, कमाओगे फिर हिसाब किताब करोगे तो ही टैक्स दोगे। अभी तो कमाने से फुर्सत नहीं है, कमाओ कहता है। टैक्स आप नेक्स्ट ईयर दे देना। आपका ये साल प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21, 22। टैक्स आप दोगे 22, 23 का मतलब 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23 के अंदर। एक्चुअल में जनरली इनकम टैक्स 4 महीने का टाइम देता है टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स 4 महीने का टाइम देता है। ऑडिट केस में, इन ऑडिट केस सीए से जब ऑडिट होती है डिपार्टमेंट कहता है टाइम थोड़ा और ज्यादा ले लो, नॉर्मली 30 सितंबर तक, यानी 6 महीने का टाइम, कभी कभी 1 महीना और बढ़ा के ये 7 महीने का टाइम भी दे देता है। देखो ऑडिट किन की होती है किन की नहीं होती, ये भी एक क्वेश्चन है माइंड में। ऑडिट, अगर आपकी दुकान की सेल या टर्नओवर 1 करोड़ पर annum से ज्यादा है तो आपको सीए साहब से मिलना ही पड़ेगा। वो स्टैंप लगाएंगे यस कि इसके अकाउंट ट्रू एंड फेयर हैं, तो इनकम टैक्स तब आपका टैक्स भरवाएगा, तब आपका हिसाब किताब सही मानेगा। साल की 1 करोड़ कह रहा हूं, ज्यादा तो नहीं है आज की महंगाई में। 1 करोड़ साल से ज्यादा वाले दुकानदार छोटे छोटे मंडियों में, कस्बों में भी बैठे हैं, ये आसपास के सराउंडिंग में कालांवाली, इलाहाबाद, सब जगह सीएस के ऑफिस का काम होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी दुकानें तो गांव मोहल्ले में भी हैं। 1 करोड़ साल से ज्यादा, या आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल हो तो आपकी प्रोफेशनल फीस साल की 50 लाख से ज्यादा हो गई तो यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको अपने अकाउंट ऑडिट करवाने ही पड़ेंगे। एक सीए की खुद की फीस साल की 50 लाख से ज्यादा आ गई तो उसको भी दूसरे सीए से क्या है? ऑडिट करवानी पड़ती है। डॉक्टर साहब प्रोफेशनल है, सामान नहीं बेचते ना, डॉक्टर साहब की साल की कलेक्शन फीस अपने पेशेंट से 50 लाख से ज्यादा होगी तो उनको सीए से क्या है? अकाउंट ऑडिट करवाने ही पड़ेंगे। क्लियर? एटसेट्रा। पॉइंट तो और भी है, ब्रीफ बताया कि जिनकी ऑडिट होगी सीए से, सी ऑडिट, उनको डिपार्टमेंट कहता है जी सीए साहब भी चेकिंग करने में टाइम लेंगे, इसलिए आप ना 2 महीने ज्यादा ले लो। अपना हिसाब किताब कब तक बना के दे दो? 30 सितंबर तक। 4 नहीं, 2 महीने और 6 महीने। और अगर आपकी दुकान की सेल कम है, ऑडिट की जरूरत नहीं आपको, तो आप कितना टाइम ले लो हमसे? 4 मंथ्स ले लो, 4 महीने, यानी अप टू 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। जैसे अभी ये साल खत्म होगा कब? 31 मार्च में। आपका नॉर्मल दुकान है, मान लो 60-70 लाख की सेल है, आप अपने अकाउंट बना के इनकम टैक्स को बता दो कितना कमाया। इतना टाइम तो बहुत है, अप्रैल मिल गया, मई मिल गया, जून मिल गया, जुलाई मिल गया। 4 महीने में फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते? बना के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। टैक्स बनता है तो भर दो, नहीं बनता तो ना भरो, पर डिपार्टमेंट को बता दो क्या कुछ कमाया है।
लेकिन अगर ऑडिट होनी है सीए साहब से तो 2 महीने और ले लो, क्योंकि सीए भी चेकिंग करेगा आपके सारे अकाउंट, तो टाइम लगेगा, तो आप 2 महीने और ले लो। क्या, जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर और ले लो, तो आप अपने ऑडिट करवा के इनकम टैक्स में जमा करवा दो रिटर्न। ठीक, तो आप हिसाब 31 मार्च तक तो कमाओगे टैक्स, तो उसके बाद ही हिसाब किताब करोगे। तो वो ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर। हर साल कभी ना कभी असेसमेंट ईयर और कभी ना कभी क्या होगा, प्रीवियस ईयर। आज 22-23 क्या है, असेसमेंट ईयर। अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर कौन सा, 22-23। असेसमेंट ईयर कौन सा, आज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर 21-22 या असेसमेंट ईयर 22-23 कह दो, एक ही बात है। इसमें कमाए हुए पे टैक्स भरोगे। अगले साल के स्टूडेंट 22-23 में जो कमाएंगे उसका टैक्स कब पे करेंगे, 23-24। हर साल कभी ना कभी प्रीवियस ईयर और कभी ना कभी असेसमेंट ईयर होगा। समझ आया। वैसे तो ये पीरियड कितने मंथ का है, 12 मंथ्स का है जनरली, पर मान लो किसी ने साल के बीच में ही काम धंधा शुरू किया हो, या लो देखना, रमेश डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में बिजनेस कर रहा है टिल 1 सितंबर 2021, उसके बाद लीव इंडिया फॉर एवर, इंडिया हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, वीजा लग गया इसका परमानेंट, वर्क परमिट पे फौरन चला गया, तो इनकम टैक्स कहता है भाई ऐसा है, जब तक तू यहां है तब तक का तो हिसाब किताब दे, तो उसके बाद तो चलो ठीक है, तू इंडिया में है ही नहीं, फॉरेन में ही सेट हो गया, तो तुझे अपनी इनकम का हिसाब किताब 1 अप्रैल 21 से लेके 1/9 को चला गया, तो 31 अगस्त ये तेरा प्रीवियस ईयर होगा। प्रीवियस ईयर कितने मंथ का हो गया इसका, सिर्फ 5। ऑर्डिनरी नहीं, अब नॉर्मल केसेस में ऐसा भाई बंदा इंडिया छोड़ गया तो जितने महीने चल उसका हिसाब किताब बना के टैक्स भर दे। या नया बिजनेस, मान लो एक स्टूडेंट है, स्टडी कर रहा है, पेरेंट्स के पैसे पे चल रहा है काम, साल के बीच में सीए बन गया वो, जैसे मान लो जुलाई में सीए बन गया, सीए बनती अगले ने ऑफिस खोल लिया अपना, कमाने लग गया, तो अप्रैल में वो कोई इनकम कमा रहा है ना, मई में, जून में, जुलाई में ना, कब से कमाना शुरू किया, अगस्त में, तो उसका प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक का है, अगस्त से मार्च तक का ही है। इस साल तू इतने पे टैक्स दे दे, अगले साल तो तू भी वही 12 महीने का पीरियड चलाएगा वैसे ही। ठीक, तो नॉर्मली ये प्रीवियस ईयर कितने मंथ का होता है, 12, लेकिन बिजनेस बंद करने में या नया सेटअप करने में या नया कमाने लगा तो उन सिचुएशंस में ये प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है। क्लियर। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का मीनिंग, प्रोसीडिंग वर्ड तो वैसे पिछला साल कह देते हैं, प्रीवियस ईयर वर्ड सही है, प्रीवियस ईयर वर्ड सही, लो में वर्ड है प्रीवियस ईयर। वैसे तो लोग इसे फाइनेंशियल ईयर भी कह देते हैं, कहता फिर क्या होगा अगर मैं इसको फाइनेंशियल बोल दूंगा 21-22 को, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझने की है कि टैक्स इसका भरना है आपने, इसे आप प्रीवियस ईयर कह दो या फाइनेंशियल ईयर कह दो, कब भरना है, 4 महीने या 6 महीने का हिसाब किताब होगा। बट इनकम टैक्स को पता है कमा कमा के टैक्स देने से पहले भाग जाए देश छोड़ के, बंदा कहता कमाओ आराम से, कब, 21-22 टैक्स भरेंगे, लेकिन टैक्स भरने से पहले इंडिया छोड़ दे तो, या भाग जाए या अंडरग्राउंड हो जाए, तो सरकार का तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो सरकार ने इस पर्पस से एक और पंगा चला दिया। सरकार कहती है इफ योर एक्सपेक्टेड टैक्स इज ग्रेटर देन ₹10,000, अगर साल का 10,000 से ज्यादा टैक्स बनता है तो एक रूल है इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स का, साथ साथ थोड़ा करके भरवाती रहेगी सरकार, थोड़ा थोड़ा करके भरवाती रहेगी, क्योंकि सरकार को यह कल को टैक्स ना भरे फिर आपको स्कूल वाले ये कहेंगे कि भाई फीस साल के एंड में ले लेंगे, वो क्या कहेंगे क्वार्टरली ये दे दो, क्वार्टरली ये दे दो, फिर क्वार्टरली, ऐसे ही होता है। वैसे इनकम टैक्स क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा टैक्स भरवाता रहता है साथ साथ। इन द प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर 21-22 में ही भरवा लेगा, पहले तो 15 जून में भरवा लेगा,
15% ऑफ टोटल टैक्स साल का, फिर भरवा लेगा 15 सितंबर में, माइनस जो पहले भर दिया, फिर 15 दिसंबर को अप टू 75% ऑफ टोटल टैक्स, और 15 मार्च को तो आपसे ये पूरा ही भरवा लेगा 100% ऑफ टोटल टैक्स। देखो छोड़ते कुछ नहीं है। ये कहते हैं भैया तेरा कल को क्या भरोसा, तू टैक्स देने आए ना आए, तू तो बड़ी इनकम वाला आदमी है, तुझे टैक्स कैसे देना चाहिए? साल का जितना टैक्स बनना उम्मीद है उसका 15% सिर्फ कब दे दे? 15 जून को। 15 सितंबर तक कितना दे दे? 30% और ले आ, जितना दिया है अप टू 45, यानी कि जितना पहले दिया काट ले, बाकी और दे दे। 15 दिसंबर तक कितना दे दे? 75%। और साल खत्म भी नहीं हुआ, 15 मार्च को ही आगे कहते कितना दे दे? बचा हुआ सारा 100। यानी सही में तो बड़ी टैक्स कंपटीशन जिनकी है उनका तो पूरा टैक्स एडवांस ही भरवा लेते हैं इनकम टैक्स वाले धीरे धीरे। जैसे मान लो राम, इसका एक्सपेक्टेड टैक्स जो बनता है वो बनता है 1 लाख रुपए मान लो ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22। ये राम को उम्मीद है मेरा टैक्स कितना बनेगा? लाख रुपए। तो इसे कहते हैं ऐसा कर, तो 15 जून 2021 को कितना भर दे? 1 लाख तेरा टैक्स बनता है, उसका 15% कितना भर दे? 15,000। 15 भर दे। यहां कितना भर दे? यहां भर दे तू 45%। 1 लाख का 45% माइनस जो तूने भर दिया पहले ये वाला मान लो 15, तो कम कर दे, कितना और दे दे? 30। यहां क्या कहते हैं वो 15 दिसंबर 21 को वो कहते हैं तू दे दे 1 लाख का 75% माइनस जो तूने पहले दे दिया, मान लो 15 और 30 दे दिया, तो कितना और दे दे? 30,000 और दे दे। और 15 मार्च 22 को साल के लास्ट में तो कहते हैं तू जितना टैक्स है तेरा उसका कितना दे दे? 100%। माइनस जो तू पहले दे चुका है वही 75% दे चुका है वो, तो वो कम कर ले तू अपने 75,000 कम कर ले अगर दे चुका है तो। कितना और भर दे? 25। धीरे धीरे वो कितना टैक्स ले लेते हैं आपसे? धीरे धीरे वो पूरा टैक्स ही एडवांस में भरवा लेते हैं। क्यों? कहीं गायब ना हो जाए। टैक्स नहीं छोड़ती सरकार, बंदा मर जाता है टैक्स नहीं मरता, उसका मरता लेके रहता है इनकम टैक्स। कोर्ट में केस चल रहा होता है, बंदे ने फ्रॉड किया, कुछ भी किया, बंदा बंद, खत्म, फाइल बंद। इनकम टैक्स कहता है हमारी फाइल तो मरने के बाद भी बंदे को टैक्स भरवाते हैं हम। भरता कौन है? उसका परिवार। बंदा कमा कमा के टैक्स नहीं भर के गया, मर गया, तो इनकम टैक्स कहता है फिर क्या हो गया? केस किस पे चलाओ? परिवार वालों पे। पैसे थोड़ी साथ ले गया वो, पैसे तो यहीं छोड़ गया, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव भरेगा टैक्स। टैक्स नहीं छोड़ते हम, टैक्स लेके रहेंगे। और ये देखो एडवांस ले लेते हैं 100% एडवांस, लेकिन किस पे? जिनका टैक्स क्या बनता है 10,000 से ज्यादा। मान के चलो जिसका आज की डेट में टैक्स है तो 10,000 से कम बन ही नहीं सकता ना। आपको पता है 5 लाख तक तो वैसे ही 87A की रिबेट उड़ा देती है, 5 लाख से ज्यादा होते ही 13,500 प्लस एजुकेशन सेस 14,100 तो वैसे ही टैक्स बन जाएगा हर एक का। अगर बनता है तो कैसे भरो? एडवांस। बंदा कहता है सर मुझे क्या पता मैं क्या कमाऊंगा साल में क्या पता क्या कमाऊंगा। अंदाजे सही गलत भी होते हैं, कोई नहीं कहता फिर इंटरेस्ट ले लेंगे तेरे से। अगर तूने कम भरा, अंदाजा तेरा गलत हो गया एस्टीमेट, यहां तेरा टैक्स लाख की बजाय तेरा टैक्स बन गया 1,40,000 50,000, उसका 15% देना था तूने दिया कम, उस पर क्या लेंगे? इंटरेस्ट। यहां फिर बैठेंगे दोबारा हिसाब करने, तेरा बना 1.5 लाख टैक्स, उसका 45% देना था तूने क्या दिया है? कम, फिर लगाएंगे इंटरेस्ट। ऐसे इंटरेस्ट लगाएंगे तेरे पे। सर ये तो बहुत गलत है। ज्यादा बन गया तो इनकम टैक्स आपको इंटरेस्ट दे भी देगा, लेकिन देता 6% है और लेता 12% है। यस, इंटरेस्ट चार्ज 12% पर एनम, इंटरेस्ट अलाउड 6% पर। देखो ऐसा है, अगर आपको इंटरेस्ट से डर लगता है ना, थोड़ा ज्यादा भर दो।
अगर आपको लग रहा है ना मेरा लगभग लाख रुपए टैक्स बन जाएगा, इनकम टैक्स में आपको लगता है कि इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही भर दो। आप 1 लाख सोच रहे हो ना, 1,20,25 सोच लो, कोई नहीं, ज़्यादा गया ना वापस आ जाएगा फालतू भरा हुआ, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ जाएगा। कम रह गया तो 12% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक बंदा ऐसा है उसने कुछ ही नहीं भरा, कहता साल का एंड देखेंगे, क्या पता साल के एंड में लॉस ही हो जाए, बची ना। नहीं, टोटल टैक्स, रिबेट कहाँ, रिबेट तो जीरो कर देगी आपकी। एक बात है, आपकी इनकम 5 लाख है, टैक्स है ही नहीं आपका, क्योंकि रिबेट क्या उसको उड़ा देगी 12,500। टैक्स बन गया तो समझो एडवांस टैक्स देना पड़ गया। नॉर्मली एक्सेप्शंस आर देयर, वो मैं देखूंगा। आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर गई तो आपका टैक्स कितना बना, 14,100 से शुरुआत है। क्यों? क्योंकि 13,500 तो कम से कम मैं 12,500 कितना हो जाएगा 2.5 लाख में, 13,100 हो जाएगा क्या, 12,500 का 4% एजुकेशन जोड़ूंगा 13,100 हो जाएगा। मान लो इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 5 लाख तक कितना टैक्स हो गया, 12,500 प्लस 4% क्या जोड़ोगे, एजुकेशन सेस, लगभग 500-600 रुपये हो गए, तो 10,000 से तो ऊपर ही बनेगा ना टैक्स। और 10 से ऊपर वालों को क्या देना पड़ता है, एडवांस। नहीं भरा क्या सर अचानक ही इनकम आ गई, पता ही नहीं लगा। बंदा ये कहे कि सर मेरे को पता ही नहीं था मैं कमा लूंगा, साल भर में यही सोचता रहा कि काम डाउन है, 10,000 टैक्स बनेगा ही नहीं, मेरी तो 5 लाख इनकम बाहर ही नहीं जाएगी। कहता मार्च के एंड में आते आते कहाँ से कस्टमर आ गए साहब, पता ही नहीं चला। कहता जी काम चल पड़ा मेरा और मेरा टैक्स बन गया 20,000। तो डिपार्टमेंट कहता खुशी बना, हमारे थोड़े से इंटरेस्ट को रो रहा है, तेरे को इनकम आ गई खुशी बना, थोड़ा सा ब्याज दे देगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लेगा। तूने भरा क्यों नहीं 20,000 का 15%, 3,000 यहाँ, 20,000 का 45% यहाँ भरा नहीं ना, तुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। छोड़ेगा नहीं इंटरेस्ट डिपार्टमेंट। बाकी इसमें मत जाओ कितने कितने परसेंट है, ये नॉलेज के लिए बताया, लिखा नहीं है नोट्स में, चैप्टर है पूरा, पढ़ेंगे एडवांस टैक्स में। वो तो ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है आपने। डिपार्टमेंट कहता है तेरी सेल कितनी है, आपने कहा सर मेरी सेल तो 1 करोड़ से ज़्यादा है और मेरा इनकम बनती है सर ये टैक्स, ये सरकार कहती है ये इनकम ये टैक्स हम कैसे मान ले सही है। तो वो कहते हैं सर कैसे मानोगे, कहते सीए साहब कहेंगे तो मानेंगे। तो सीए से जाके मिलो, वो आपके अकाउंट चेक करके साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा, भी ठीक है एवरीथिंग इज ओके, तब डिपार्टमेंट मानेगा ओके, तब रिटर्न भरी जाएगी, नहीं तो भरवाएगा ही नहीं आपसे रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ही तो अपनी जरूरत है, नहीं तो अपनी जरूरत ही क्या रहेगी अगर सीधा ही भर देगा तो ये चीज़। इसीलिए छोटी छोटी मंडी कस्बे में भी सीए का रोल है, वो काम वहाँ से भी लेते हैं, क्योंकि ये दुकानें हर जगह हैं, जहाँ हैं तो वहाँ सीए की ज़रूरत है। जितने भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जहाँ जहाँ हैं सबकी ऑडिट सीए करते हैं, इसलिए जहाँ ये चीज़ें हैं बैंक की ब्रांचेज वहाँ भी सीए का काम है। हाँ जी, नहीं सबके लिए है, सबके लिए रूल अलग अलग हैं, बात करूँगा। नॉर्मली यही है, इसमें कुछ कंसेशंस भी हैं, थोड़ा कम भर दो तो क्या होगा, थोड़ा कम चल भी जाएगा, कई जगह ऐसा है, वो नहीं जाऊंगा मैं, चैप्टर है पूरा वो बताएगा। फिलहाल 10,000 से ऊपर टैक्स है तो आपको क्या देना पड़ सकता है, थोड़ा अगर 10 से ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स। क्लियर? चलो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक तरफ तो मैं आपको कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का टैक्स कब भर दो, नेक्स्ट ईयर में, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में भरना पड़ सकता है अगर आपका टैक्स क्या बनता है ज्यादा, दैट इज एडवांस टैक्स। क्लियर? एक और पंगा चला रखा है इन्होंने फंसाने के लिए लोगों को, क्या, टीडीएस। टीडीएस सुना हुआ आपने, सुना ना टीडीएस, क्या मतलब है टीडीएस का? हाँ जी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी बड़ा परेशान कर रहा है लोगों को। हाँ जी, क्या है टीडीएस? ये आपने ना वो डिवेंचर के इंटरेस्ट वगैरह में पढ़ा होगा, कंपनी इंटरेस्ट पे टीडीएस काट के दे देती है, ऐसा है। सरकार सोचती है कि भाई एक और बंदे को भी बीच में फंसा लो, हमारे पैसे आ जाएंगे ये सोच है। मान लो मैंने लोन पे पैसा दिया या अपनी एक बिल्डिंग किराए पे दी, चलो लोन पे पैसा,
मान लो मैंने वंशिका को 1 करोड़ रुपया लोन दे दिया, इनसे इंटरेस्ट ले रहा हूं मैं अच्छा खासा, अपनी खूब बढ़िया इनकम हो रही है, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूं, मैंने कहा जो करना कर लो, नहीं देता, टैक्स नहीं देता। सरकार कहती है अब करें क्या, ऐसे बड़े बंदे हैं, निपटना आसान नहीं, जो डरता है उससे ही लेते हैं टैक्स। अब बिजली बोर्ड वाले देख लो, तंग कर लेते हैं लोगों को, गलत बिल आ गया, फिर वहां जाके सर प्लीज ठीक कर दो ये गलत है, फिर उसको डांटते हैं वहां, ये करेंगे वो करेंगे, वो फिर रिक्वेस्ट करता है बेचारा सर भरवा लो जी प्लीज, गलत है। और एक बंदा ऐसा कहता नहीं भरता, जो करना कर लो, वो आगे बिजली बोर्ड वाले कनेक्शन काट देते हैं, उनके सामने कहता काट जो मैं जोड़ लूंगा अभी वो जाते फिर जोड़ लेता है, बिजली बोर्ड वाले कहते हैं उनको, उसके पास में नहीं फटकते, भी पिटेगा ये बंदा जो इतनी हिम्मत रखता है, उसमें कोई बात होगी, केस करना है, केस किस पे होते हैं, केस आपको पता है केस में क्या होता है। तो इंडिया में हाल ऐसा ही है, जो दब रहा है ना, जो शरीफ है, गलत ना हो जाए, उसको ही तंग करे जा रहे हैं, और जो बदमाश है वो आराम से जीता है, करना कर लो, ऐसे ही होता है। तो चलो टीडीएस में क्या है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो वंशिका से अच्छे खासे इंटरेस्ट के पैसे ले रहा हूं, टैक्स नहीं देता, और सरकार को पता भी कैसे लगेगा कि भाई वंशिका से सुमित को इतनी इनकम आ रही है, ठीक, और बाद में भरे ना तो क्या कर लेंगे, कोर्ट केस बड़ा मुश्किल है। तो इनकम टैक्स ने एक तरीका ढूंढ लिया, उन्होंने वंशिका को ही कह दिया कि तुम्हारे ऊपर ड्यूटी है कि सुमित को जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना, उसमें से क्या थोड़ा सा टैक्स काट के हमें दे दो, कुछ तो हमारे हाथ में आए, सरकार को ये भाई मैं बदमाश हूं नहीं दे रहा, तो ये तो नहीं मेरे जैसे कि भाई ये भी सोचे हम भी नहीं देते, ये अपना शरीफ है तो भी इनकम टैक्स के पैसे बन गए। इनकम टैक्स ने एक से अच्छे दो समझ लिए, एक आदमी ऐसा, दोनों तो नहीं ऐसे होंगे, दोनों ही ऐसे होंगे तो फिर तो भैया क्या इलाज है, फिर तो सरकार ढूंढेगी, एक्शन लेगी, पर चांस ऐसे हैं कि सरकार की कलेक्शन कंफर्म हो जाएगी। देखो मान लो राम को लोन दिया सुमित ने 10 लाख का लोन एट द रेट 8%, कितना हो गया इस पे इंटरेस्ट बनाना, 80,000 हो गया ना। इसने सुमित को पेबल टू क्या हो गया, पेबल टू सुमित कितना हो गया 80,000, लेकिन इनकम टैक्स ने कहा नहीं नहीं, आप इसमें से टीडीएस काटो 10%, 80,000 का 10%, कितना टीडीएस काटो 8, और कैश पेड टू सुमित कितना, अमाउंट पेड टू सुमित कितना पे कर दो 72, प्लस सुमित मुझको 72,000 मिलेगा, प्लस 8,000 की क्या देना आप रिसीट। जैसे वंशिका को मैंने कहा भी मेरा इंटरेस्ट दो, तो उन्होंने कहा सर ये लो 72,000 आपका कैश चेक ले लो, बाकी की ये लो 8,000 की रिसीट, टीडीएस अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय योर नेम, मेरे नाम से जमा करवाएंगे, मेरा पैन नंबर लिख के 72,000 मुझे कैश देना, चेक वगैरह देना, प्लस 8,000 की क्या देना मुझे, रिसीट ऑफ टीडीएस। क्लियर। अब इससे फायदा पता है क्या हुआ, अगर मैं टैक्स ना भरूं तो सरकार को कम से कम 8,000 तो बन गए ना, इनकम टैक्स में सुमित के नाम से जमा हो गए ना 8,000। दूसरा, इनकम टैक्स की नॉलेज में आ गया सारा केस। अगर मैं चुपचाप इनसे 80,000 इंटरेस्ट लेके घर में रख लूं, ना भरूं टैक्स, सरकार को ढूंढना कितना मुश्किल है। अब ये टीडीएस जमा होने से सरकार की नॉलेज में तो आ गया कि ऐसे करके सुमित नाम के आदमी का 8,000 रुपये टीडीएस आया, तो सुमित इस 8,000 के टीडीएस का क्या करेगा। सुनो, घबराने की जरूरत नहीं, आपकी इनकम 80,000 ही है, 72,000 कैश, 8,000 भी आपके अकाउंट में इनकम टैक्स में जमा हुए हैं। कल को इन फ्यूचर मान लो एट फाइलिंग ऑफ रिटर्न मेरी रिटर्न का हिसाब किताब हुआ, टैक्स फाइनल हुआ, मेरा टैक्स असेस्ड ऑफ सुमित एस, मेरा टैक्स बना साल में मान लो 18,000, तो मैं 18,000 भरूंगा ना, मैं कहूंगा टीडीएस डिडक्टेड बाय राम, ये सबूत है। कितने रुपए काटा 8, नेट टैक्स कितना भर दूंगा, समझे भैया 8,000 रुपये मेरे ही जमा है, कहां जमा है, इनकम टैक्स में, कल को मेरे को ही फायदा मिलेगा। आप सोच रहे होंगे सर क्या ड्रामा है ये, अगर ये राम 80 के 80,000 रुपये ही दे देता, चुपचाप पूरे 80 दे देता, और सुमित चुपचाप 18,000 रुपये भर देता, पहले आपने वो उसको कह दिया राम को 8,000 रुपये काटो,
फिर फायदा क्या, सुमित को 8,000 रुपए काट के आप 10 भरवा रहे हो, पर इनकम टैक्स की नॉलेज में तो आ गया, वैसे नॉलेज में आता नहीं। इस चक्कर में सुमित को रिटर्न भरनी पड़ेगी कि नहीं, भरनी पड़ेगी। और जब सुमित को रिटर्न भरनी पड़ेगी तो डिपार्टमेंट सारा खाता खोलेगा, पहले आप बता हिसाब किताब कैसे कमाया, कैसे इनकम है, समझे। इनकम टैक्स की नॉलेज में आ गया। ये टीडीएस ऐसे भी है, मान लो सुमित का साल के एंड में हिसाब किताब हुआ, टैक्स बना 0, इनकम ही 5 लाख से कम रहेगी ये 80,000 जोड़ने के बाद, तो सुमित कहता है जी मेरा टीडीएस कटा 8,000 रुपये, वो क्या आ जाएगा, टैक्स रिफंड आ जाएगा। सरकार क्या दे देगी, रिफंड दे देगी 8,000 रुपये। मेरा टैक्स है ये, किसने काटा, राम ने। कहां जमा करवाया, मेरे नाम से, मेरे परमानेंट अकाउंट नंबर पे, इनकम टैक्स में। कल को इसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा, मुझे। टैक्स बनता है तो उसमें से कट जाएगा, नहीं बनता तो मुझे क्या है, रिफंड आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है कैशबैक, कूपन नहीं कैशबैक आ जाता, जैसे आप अमेजोन पे माल खरीद रहे हो तो वो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, पर वो तो चलो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, ये आपके ही पैसे हैं। जो काट रहा है वो डिडक्टर है। डिडक्टर कौन है यहाँ पे, राम। डिडक्टी जिसके काटे गए हैं, डिडक्टी कौन है, एस। डिडक्टर ये है, समझ आया। इसका मेन पर्पस समझ आया, क्यों बनाया ये ना हो ना तो आधी रिटर्न ही साफ हो जाएंगी मार्केट से, क्योंकि लोग परेशान हैं इससे। क्योंकि बैंक में एफडी करवाते हैं तो टीडीएस कट जाता है, टीडीएस कटने का मतलब क्या है, इनकम टैक्स की नॉलेज में आ जाता है। रेंट आ रहा है तो टीडीएस कट जाता है 10%, फिर वो नॉलेज में आ जाता है। कंपनी से बड़ा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया, वो टीडीएस काट लेते हैं। तो कल को रिटर्न भरोगे तो सरकार पूछेगी भी बता तेरे को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे आया, कितना आया, कहां से डिवेंचर कहां से आए, पहले तो ये बता, समझे। चक्कर में फंसा लिया सरकार ने। और ये टैक्स वापस लेना शेर के मुंह से निवाला निकालने के बराबर है। ये टैक्स लेना आसान नहीं है सरकार से, टीडीएस लेना आसान नहीं है। टीडीएस मांगोगे तो सरकार सारा कुछ खोल लेती है हिसाब किताब। एक लेडी आई थोड़े टाइम पहले की बात है, कहती जी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो एक इस लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आना था, मेरे को लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है। हस्बैंड कहती साफ केस है, किसी से सलाह करके आई हुई थी, कहती कि साफ केस है, मेरे हस्बैंड ने इंश्योरेंस करवा रखा था, किस्तें भरते थे, उनकी डेथ हो गई, अब पैसा आया मेरे बैंक अकाउंट में, और ये तो इनकम टैक्स में माफ ही है। यस माफ है, वो जो पैसा होता है ना जो जीवन बीमे का आता है वो माफ होता है, वो तो एग्जाम्प्ट है। मेरे घर में इनकम टैक्स का नोटिस आया पड़ा है, कहते आके मिलो, ये हिसाब किताब दो, कहाँ से पैसे आए, कैसे आए। कहते इसमें क्या है सर, इसमें क्या है, ये तो मेरे पैसे आए और इनकम टैक्स में लिखा ही हुआ है कि इस तरह बीमे के पैसे आए मैच्योरिटी पे या डेथ पे, वो एग्जाम्प्ट होते हैं, तो इनकम टैक्स इसमें क्या करेगा। तो मैंने उनको पूछा अभी आपके हस्बैंड की रिटर्नें दिखाओ, पहले की रिटर्नें वही छोटी मोटी रिटर्नें, टैक्स ही नहीं भरा हुआ था, और उनकी बीमे की इंस्टॉलमेंट जा रही थी 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए हर साल। तो मैंने कहा यही तो पॉइंट है, इनकम टैक्स यही तो पूछेगा। जब आपका हस्बैंड कमाता 2.5 लाख रुपए था, टैक्स भरता नहीं था, तो आप ये प्रीमियम कहां से भरते थे, पहले आके उसका हिसाब किताब दो। तुम्हारे हस्बैंड जो दुनिया से चले गए ना, उन्होंने बड़ा गोलमाल किया था, हिसाब तुम्हें देना होगा, ये पंगा। और वो इसको इजिली ले रही है कि कोई नहीं, ये क्या है, ये तो माफ होता है। इनकम टैक्स की नॉलेज में आते ही सारी पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है। तो नॉर्मली प्रीवियस ईयर का टैक्स कब देना है, असेसमेंट ईयर में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर में ही चला जाता है, जैसे कि ये टीडीएस कट जाता है, जैसे कि एडवांस टैक्स भरना पड़ता है साल के एंड में। मान लो एक मिनट, मान लो एक बंदे राम ने अपना टैक्स बनाया, साल के एंड में 50,000 टैक्स बना, उसको कहो कि जो तूने एडवांस टैक्स भरा है अगर काट ले, कोई तेरा टीडीएस कटा है किसी ने जमा करवाया काट ले, बाकी टैक्स दे दे, बाकी थोड़ा बहुत हिसाब इंटरेस्ट का भी होगा, कितना होगा वो बाद की बात करेंगे बात, समझ आया टीडीएस। और एक बात, अगर वंशिका ने टीडीएस ना काटा, मैंने इन्होंने टैक्स पढ़ा नहीं है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मान लो ये 80,000 रुपये इंटरेस्ट लेना है, मैंने इनको कहा कि दो 80,000 के सर वो एक टीडीएस नाम की चीज़ सुना करते थे हम +2 में, वो काटना है क्या। मैंने कहा मैं सी हूँ, मुझे सब पता है, दो 80, पूरे 80 ले लिए इनसे। बंदा सोच ही लेता भी इनको ज़्यादा पता होगा, 80 पूरे के पूरे ले लिए और 80 लेके फरार हो गया, कोई टैक्स नहीं दिया, इनकम टैक्स ढूंढता फिर रहा, मतलब टैक्स नहीं भरा। इस केस में डिपार्टमेंट आएगा अब इनके पास, कहते जी वो तो हो गया गायब,
उसने टैक्स नहीं भरा, लेकिन रोल आपका भी है। अगर आपने टीडीएस काटा होता 10% तो कम से कम हमारे हाथ में क्या है, भागते चोर की लंगोटी वाली बात, 8,000 रुपए तो आ जाते। अब आपकी वजह से नुकसान हुआ है, 8,000 आप दो, यू आर असेसिन डिफॉल्ट। आपका नाम रख देगा इनकम टैक्स, असेसिन डिफॉल्ट। असेसी आप खुद की इनकम के लिए नहीं, असेसी मींस टैक्स पेयर, खुद के लिए टैक्स नहीं दे रहे आप, लेकिन आप गलती की वजह से फंस गए हैं। आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा, तो आपको क्या है, टैक्स भरना पड़ेगा। समझे? इनकम टैक्स ने पूरा जाल बिछा रखा है और इस तरह से वसूलता है, और नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। चलो, तो टीडीएस का रूल समझ आ गया, टैक्स की रेट समझ आ गई। टैक्स की रेट और भी हैं, स्पेशल रेट्स भी हैं, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, पूरा चैप्टर है वहां पढ़ेंगे। जैसे कि एक तो ये रेट्स मैंने बताई लास्ट क्लास में, कैजुअल इनकम नाम की इनकम पे टैक्स बहुत ज्यादा है, 30% फ्लैट टैक्स है, प्लस वो जो सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन है वो तो लगना ही लगना है। टैक्स कितना है, 30 स्पेशल रेट। अब ये आप कहोगे सर कैजुअल इनकम क्या है, जो इनकम टैक्स को फ्री की लगती है। इनकम टैक्स कहते हैं फ्री का माल है, हमें हिस्सा दे। कौन सा इनकम, कैजुअल इनकम, यानी कि आपकी लॉटरी लग गई, आपने बैटिंग करके जीता, तंबोला से जीता, कार्ड गेम पत्ते खेल रहे हैं, कोई लकी ड्रॉ वगैरह लग गया, सरकार कहती तो फ्री का माल है, तूने मेहनत भी नहीं की, पत्ते खेले जीत गए, तंबोला जीत गए, लॉटरी जीत गए, कूपन लग गया, कोई होता है ना कहीं लकी कूपन, पेट्रोल दिलवाया था 200 रुपए का, बाइक निकलाई बाइक, तो उस पर भी टैक्स है। ये सब कमाइयों पे कितना टैक्स है, 30%। इसमें और भी बहुत कुछ है, वो नहीं होता क्रॉसवर्ड पजल, सुडोकू वगैरह न्यूज़पेपर वाला, सब पे है वो, कितना, 30। इसमें कोई खास बात, नो एक्सपेंडिचर और लॉसेस डिडक्टिबल। इंटरेस्टिंग, बड़ा खतरनाक है ये। देखो, मैं पत्ते खेल रहा हूं 2 लोगों से, मैंने साहिल से पत्ते खेले 5 लाख रुपए जीत गया, और तनिष से खेले 2 लाख रुपए हार गया, 3 लाख रुपए बचे मेरे को। तो इनकम टैक्स कहता है जी साहिल से कितने जीते, मैंने कहा जी 5 लाख रुपए, कहते 5 लाख पे टैक्स दे। मैंने कहा जो हारे हैं वो 2 लाख, कहता वो बता दे किससे हारे, उससे भी लेना है टैक्स, तू अपने 5 पे दे। कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 5 पे टैक्स नहीं कटेगा, बाकी तेरे से भी मिलेंगे वो, भाई तू भी टैक्स दे। काटने नहीं देता डिपार्टमेंट। एक्चुअल में इनकम टैक्स को ये लगता है कि तो हम मेहनत करके पकड़ते हैं लोग, खुद कौन बताता है। इनकम टैक्स को ऐसे लगता है कि पत्ते खेलने वाले बताते हैं कि इतना जीता, बताते हैं ना, कहते हैं तो हम रेड वेड कर ले, वहां पकड़ा जाता है माल तो पकड़े जाते हैं, और ऐसे पकड़ने वालों को एक्सपेंडिचर या लॉस कम करने नहीं देंगे। विनिंग अमाउंट पे टैक्स, और वो भी कितना, 30%, बहुत ज्यादा। जीते 5 लाख, 1.5 लाख का टैक्स, ऐसे इतना टैक्स है, ज्यादा टैक्स है ना। पंजाब की लॉटरी लग गई 1 करोड़ की आपकी, और खासकर टैक्स टीडीएस ही काट लेते हैं, सरकारी वाले तो 30% पहले ही काट लेते हैं। पंजाब की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई ना आपकी, 30% टैक्स कितना लगेगा, 30 लाख। आपके घर में कितने आएंगे, 70 लाख। पंजाब के अंदर लॉटरी खिलाते हैं ना, विनिंग कितना है, 1 करोड़, टीडीएस ही काट लेंगे उस पर पहले ही। 1 करोड़ का 30% कितना, आपको नेट पेमेंट कितनी होगी, घर में आएंगे आपके, और आप शोर मचा रहे हो, ये देखो सर न्यूज़पेपर में ऐड है 1 करोड़ रुपए का इनाम था, पहला आप दे नहीं रहे। तो भाई वो रूल है, दे रहे हैं वो आपको कैश 70 दे रहे हैं, 30 किसको दे रहे हैं, आपकी तरफ से इनकम टैक्स को, आपका ही पैसा है, पर ये रूल है टीडीएस का, वो तो करेंगे। वहां 10% टीडीएस नहीं, इन सब चीजों में टीडीएस कितना है, 30%, बहुत ज्यादा हो गया, 30 लाख रुपए। और ये लॉटरी ना 70 लाख मिल लेना, ये लॉटरी बिकती है लोगों की आगे आगे। वो कहता है भाई ऐसा है, तेरे को थोड़ी ज्यादा दे देते हैं, तू कह दे लॉटरी मेरी है, मतलब लॉटरी टिकट भेज देता वो आदमी आगे,
ये भी सिस्टम चलते हैं कई जगह, क्योंकि ब्लैक का पैसा होता है ना जिनके पास, वो कहते हैं जी कह देंगे लॉटरी लगी हमारी, वो आपको 1 लाख 2 लाख एक्स्ट्रा देके लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं। चलो उस बात में मुझे नहीं जाना। वैसे टैक्स कितना है? 30%। बताता कोई नहीं, लॉटरी तो चलो छिपा नहीं सकते क्योंकि ये तो कौन देती है, जो खिला रहे हैं वो। लेकिन आप आपस में पत्ते खेल रहे हो, तंबोला खेल रहे हो, शर्तें लगा रहे हो, उसमें जीत गए, कौन बताएगा इनकम टैक्स को कि यहां से इतने आए हैं? ये तो पकड़े पकड़े जाते हैं ना, रेड पड़ गई, पत्ते खेल रहे थे, एक बंदा ऐसे इकट्ठे कर रहा था पैसे, रेड पड़ी तो ही भरते हैं टैक्स, ऐसे कौन भरता है? अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा अपने बजट में कि कोई भी पकड़े हुए पैसे में खर्चे कम नहीं होंगे, लॉस कम नहीं होगा कोई, क्योंकि पकड़ा पैसा तो मेहनत करके पकड़ा है हमने, उस पे टैक्स लग के रहेगा, खर्चे कम नहीं। मान लो नरेश ये ना साल के शुरू में लगे थे टिकट खरीदने, भगवान साथ देंगे, किस्मत तो वैसी चमक जाएगी, मेहनत करने से क्या ऐसी होता है ना। ये पूरा साल टिकट लेते रहे, 100-100 रुपए की टिकट, 100-200 की तो टिकट होती होगी, टिकट लेते रहे, साल में 15,000 की तो टिकट खरीद ली इन्होंने। लास्ट में आके क्रिसमस बम्पर लग गया इनका, दिवाली भी धोखा दे गया 1 लाख का इनाम लगा इनका, बस 1 लाख। ये कह रहे हैं साहब 15,000 के तो रिकॉर्ड है, टिकट है मेरे पास, 1 लाख जीता तो मुझे तो 85 ही बना। नहीं, टैक्स 1 लाख पे लगेगा, 85,000 पे नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स आर टू बी इग्नोर। क्लियर? प्रॉब्लम है एक बच्ची, हाँ तो खुद चले जाओ तो भी पूरा टैक्स देना है ना। ये तो वही बात है, मर्डर करके भाग गया, पुलिस उठा लाई, और मर्डर करके खुद ही थाने में चला गया, बस यार पीटेंगे मारेंगे कम, वही है सजा तो वही है, मर्डर तो मर्डर ही है, खर्चे कम नहीं होते। लॉटरी और ये चीजें आप छिपा नहीं पाओगे, कैसीनो में भी नहीं छिपा पाओगे। कैसीनो सुना होगा, गोवा में चलते हैं, अपने शहर के लोगों के चलते हैं काफी, तो चलो कैसीनो में क्या होता है, लोग घूमने भी जाते हैं, सिरसा वालों की फ्री एंट्री होती है वहां, चलो फोन कराते हैं। तो क्या होता है कि मान लो कैसीनो में गया कोई, वहां खाते पीते तो आई है, देख तो लेना चाहिए सिस्टम क्या, खेलना तो क्या है, सिस्टम तो देखे कैसे खेलते हैं। तो वहां पे ना आप जितने के टोकन लेने ले लो, वहां पे जितने, मान लो 50,000 के, 20,000 के, 10 अगर खेलना है तो वो वहां पे यूज करो, बढ़ भी जाएंगे घट भी जाएंगे। वहां से निकलते वक्त टोकन एक्सचेंज होंगे। जैसे आपने 1 लाख के टोकन ले लिए, कोई बड़ा खिलाड़ी है, लाख रुपए के ले लिए उसने, खेलता रहा तक, कई तरह की गेम है, शाम हो गई, जब बाहर निकलने का टाइम है तो टोकन एक्सचेंज होते हैं, कैश लेता है, 1.5 लाख के टोकन हो गए उसके पास। कितने कमा लिए उसने? 50। कैसीनो वाले उस 50,000 में से कितना टीडीएस काटेंगे? 30%। 15,000 काट के कितने देंगे? 35 टीडीएस कटता है, 30%। क्लियर? टीडीएस। तो कैजुअल इनकम पे स्पेशल रेट है टैक्स की कितनी? 30%। जीते पे टैक्स। एक बंदे स्टूडेंट ने वैसे ही पूछा मेरे से, कहा सर मान लो कई बार क्या होता है, गेम पे गेम खेलते हैं, कहता जी मैं बैठा अनिल नाम के बंदे से पत्ते खेल रहा हूँ, कहता 10 मिनट में एक गेम होती है ना, वो मिनट में ही हार गया जैसे जल्दी जल्दी, और कई बार लंबी गेम चल पड़ती है। गेम खेली, कहता 10,000 पे जीत गया, फिर गेम खेली 5,000 हार गया, फिर गेम खेली 7 जीत गया, फिर गेम खेली 2,000 हार गया। नेट देखे मतलब रिजल्ट चारों गेम का 3,000 पे जीता है वो। टैक्स किस पे लगेगा? 23 जीता 20 हारा, 3 पे लगेगा कि 23 पे? देखो ऐसा है, ये एक ही गेम मान लो, क्योंकि अगर रेड भी पड़ेगी तो यही पता लगेगा किसके पास कितने पैसे एक्स्ट्रा हैं। तो इसका कोई आंसर इनकम टैक्स के पास नहीं है। ये तो आप अपना खुद से टैक्स भरो तो 3,000 पे ही भरना चाहिए, क्योंकि है तो एक ही गेम, किसी के रिकॉर्ड में थोड़ी है। नेट कितने एक्स्ट्रा हो गए, दिक्कत उस पे है टैक्स देने की। अब आपको जी ना ही बताए, ना बताओ, नहीं लगेगा टैक्स, लेकिन ये पैसे संभाल नहीं पाओगे कहीं। मान लो एक आदमी पत्ते खेल खेल के 80 लाख रुपए जीत गया, ठीक है, ना बताए किसी को, कौन सा ये कोई सरकार के रिकॉर्ड में है? शर्तें लगाते नहीं लोग। बुकी नाम का एक पर्सन होता है, बुकी सुना होगा, क्रिकेट में सट्टे लगवाता है, वो ऐसे ही 2 नंबर में चलता है काम। जीत गया आप 80 लाख, क्या करो? टैक्स भरोगे? नहीं भरोगे तो 80 लाख रखोगे कहाँ? बैंक में नहीं जमा करा सकते, जमा कराओगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आया ही समझो, नोटिस आएगा, बुलाएगा इनकम टैक्स, बता भाई 80 लाख कहाँ से आ गए, फिर क्या खोगे? तो इसलिए क्या है, कुछ लोग तो खुद ही डिस्क्लोज कर देते हैं कि 30% टैक्स भर के आराम से टेंशन फ्री हो जाओ, ये तरीका है। नहीं तो फिर पैसे छिपाते रहो। लोगों के पास बड़ा माल है, करोड़ों रुपए ऐसे,
जिसको वो संभालने की जगह नहीं, कहां संभाले, पैसा है लेकिन वो बैंक में जमा नहीं कर सकते, जमा करेंगे तो इनकम टैक्स याद कर लेगा, टेंशन, और रखेंगे तो घर में चोरी का डर, लॉकर में डालेंगे तो मोदी जी ने मित्रों कह के लॉकर सील कर देने कभी भी, ये भी बड़ी दिक्कत है, डरते हैं लोग भाइयों बहनों सुनते ही कि भैया कहीं नया आदेश लॉकर बंद, पीछे रिमर भी थी लॉकर सारे बंद कर देगी सरकार और डिटेक्ट करेगी किसके लॉकर में कितना माल है, ऐसी अफवाह भी थी, हुआ नहीं। खैर कहाँ रखोगे, लोग पता क्या करते हैं, या तो इधर उधर लोन पे दे देते हैं किसी को, मंडी में इसको दे दिए उसको दे दिए, वो भाग जाते हैं, फिर क्या करोगे। ऐसा आपने सुना होगा पार्टी भागी शहर छोड़ के और किसी ने केस भी नहीं डाला उस पर। केस डालने वाले केस कैसे डालने, जब वो केस डालने जाएंगे सबूत कहाँ है, लोन दिया था, 2 नंबर का माल दिया था, सारा सबूत है नहीं, चेक से दिया नहीं, केस भी नहीं डाल सकते। और वो भागने वाले को भी पता है थोड़े दिन बाद वापिस आ जाऊंगा, कौन सा ये लीगल एक्शन ले लेंगे, वो चीज है। तो बड़ा कुछ है, तो इसलिए टैक्स ही भर दो, ज्यादा बेटर है, टेंशन फ्री हो जाओगे, वरना बस यूं ही आपस में डिस्प्यूट चलता रहेगा। तो ये सारी बातें हैं इनकम टैक्स के, टैक्स की स्पेशल रेट की। इनकम टैक्स ने पीछे ना ब्लैकमेल भी किया था लोगों को, कहता जी आपकी जनरेशन नेक्स्ट है ना जो आपके ब्लैक के पैसे को हाथ में नहीं लगाएगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं आ सकता। गाड़ी लेंगे तो इनकम टैक्स पूछता कहां से आई। अब 10 लाख से ऊपर की गाड़ी लेते हो ना, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी, उस पे टीसीएस लगता है 1%। एजेंसी वाला 10 लाख की गाड़ी पे 10,000 का टैक्स और लेके इनकम टैक्स को देगा, जीएसटी की तरह। 10 लाख की गाड़ी ली ना, वो कहेगा साहब लो 10 लाख प्लस 10,000 और दो। आपने कहा 10,000 कैसे, कहते इनकम टैक्स को देने हैं आपकी तरफ से, रूल है, इनकम टैक्स की नॉलेज में आ गया। अभी गाड़ी खरीदी आपने, एक बंदा है मेरे पास, थोड़े टाइम पहले की बात है, कहते जी आप सीए हैं, मैंने कहा, कहता जी टैक्स वापस दिलवा दोगे, किसी ने कह दिया होगा सीए टैक्स दिलवा देते हैं। मैंने कहा बताओ कौन सा टैक्स है। कहता जी मेरा ना 32 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी मैंने, 32 लाख की गाड़ी खरीदी, प्लस उन्होंने 32 लाख का 1% मेरे से और ले लिया टीसीएस के नाम से, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, 32,000। तो उन्होंने मुझसे 32 लाख 32,000 रुपए ले लिया, और ये 32,000 कहां जमा करवा दिया, डिपॉजिट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कहते जी मेरे तो 32,000 इनकम टैक्स में जमा हो गए। कहते मैंने सुना सीए दिलवा देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा बता तेरी इनकम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारा कुछ रिटर्न भरनी पड़ती है, इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा सोर्स क्या है, और 32 लाख का हिसाब भी लेके कहां से आए। वो तो घबरा के उठ के चला गया। अब देखो परेशानी ये, पैसे लेने आसान है, इनकम टैक्स पूछता है पहले तू बता कि 32 लाख कहां से आए, तू 32,000 तेरा टीसीएस जमा हुआ है, 32 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, तो सोर्स ऑफ इनकम तो बता तेरा क्या है। वो था ही नहीं बंदे के पास, और सोचा नहीं, वो तो घबरा गया, उसको तो नींद नहीं आनी, उसको तो लगेगा भी इनकम टैक्स को बताऊं कैसे, कितने पैसे कहां से आए, चक्कर है ना। तो ये पड़ गया ना पंगा, टैक्स के जगह जगह जाल बिछा दिया डिपार्टमेंट ने, बच नहीं सकते आप टैक्स देके। अब तो अच्छा यही है, टैक्स भरो, टेंशन फ्री हो जाओ, छिपाने का टाइम लगभग गया, ये सिस्टम है। तो चलो कल कंटिन्यू करते हैं इसको, लेना।